चलो 1 मिनट रुक जाओ बाबू भैया। ये क्या हो गया, मेरे हाथ पे सारा इंक गिर गया। अरे तो पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? यूरोप में राष्ट्रवाद। रिवीजन कौन कौन करके आया है? अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो तुम सब बता देगा। बता देगा? रे तुम बता देगी? आध की नहीं, क्या याद करेगी? हाँ, तो अभी हम फिलहाल में पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हम पढ़े थे 1830 और 1848 की क्रांति। यहाँ से सिर्फ 2 नंबर का पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव कभी कल पूछा जाता तो पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम बोले थे कि भैया इटली का एकीकरण पढ़ रहे हैं, मतलब इटली बहुत भाग में टूटा हुआ, उसको क्या करना है? एक हो, जैसे सोड्रिया, पिडमोंट, लंबोडिया, बनेसिया, मोडेना, बोलो तुम सब, परमा, टस्किन, प्रसा, रोम, नेपल्स और सिसिली। सॉरी, प्रसा नहीं, पोप। ये सब था, तो सबको एक किया था। और ये बोले थे कि भैया इटली के एकीकरण मतलब बाधाएं कुछ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया बाधा था और राष्ट्रवाद की भावना का क्या था, अब अति कमी थी। और उसके बाद हम बताए थे इटली के एकीकरण के कितने नायक थे? 3 नायक। पहला बोले थे मेजिनी। क्या बोले थे? मेजिनी, जिसे क्या कहा जाता है? इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता भैया? मसीहा। ठीक। उसके बाद अच्छा, इसका जन्म कब हुआ था? तो 1805 में। 1805 में इनका जन्म हुआ था और ये लगभग 16 वर्ष के उम्र में, यानी कि 1821 में कौन दल का? कार्बोनरी दल का क्या था? सदस्य बने थे। और ये सदस्य का उद्देश्य क्या था? इटली का एकीकरण करना, मतलब देश को हमारा एक करना, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ? विफल रहा। फिर समय आया कब? 1831 में, जब इसे ये नहीं होती, ये खुद अपना क्या किया, एक संस्था स्थापना किया, मतलब एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा यंग इटली। क्या रखा? यंग इटली। ये भी विफल रहा। फिर 1834 में क्या रहा? यंग यूरोप। क्या था? यंग यूरोप। ये भी क्या हो गया? विफल हो गया। तो फिर क्या हुआ? मेजनी हार पार के ये सब काम क्या कर दिए? छोड़ दिए और सीधे इटली से निकल के कहीं दूसरा देश में चल गए रहने के लिए। समझ में आ रखना है? यही थे हमारे प्रिय मेजनी जी, जिसको इटली का एकीकरण का क्या कहा जाता? मसीहा। क्या कहा जाता? मसीहा। समझ में बातें आई कि नहीं? उसके बाद यहां तक हम क्लास को करके रोक दिए थे। और इसका दूसरा नायक है, इटली के एकीकरण के दूसरा नायक कौन है? काउंट काबूर। और तीसरा कौन है? गैरीबॉल्डी। ये सब था। समझ में आया कि नहीं? तो इस सबको मिटा देते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट किस पर? काउंट काबूर पर। किस पे चलते हैं भैया? काउंट काबूर। किसको किसको याद है काउंट काबूर का जन्म? काउंट काबूर जन्म कब हुआ था? तो 1810 में। 1810 में। इसे इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है? राजनीतिज्ञ। मतलब जब इसका पूरा कहानी सुनेंगे कि कैसे कैसे इटली का अति करवाए हैं, क्या बोले हैं, एकीकरण, तो समझ में आ जाएगा कि राजनीतिज्ञ किसको बोलते हैं। फिलहाल इतना रखना कि इटली के एकीकरण का क्या बोला जाता है? राजनीतिज्ञ। क्या कहा जाता? राजनीतिज्ञ। किसको कहा जाता? काउंट काबूर के। पूछेगा कि काउंट काबूर से इटली के राजनीतिज्ञ मसीहा किसे कहा जाता? तो भैया मेजनी। राजनीतिज्ञ किसे कहा जाता? काउंट काबूर। अच्छा, तलवार किसे कहा जाता? तो गैरीबॉल्डी को। समझ में बात आई कि नहीं? तो पहले अब काउंट काबूर के बारे में पढ़ लेते। देखो भैया, ये काउंट काबूर जो थे, अच्छा यहां पर मैं इटली का थोड़ा सा डायग्राम पार देता हूं। ठीक है। सॉर्ड्रिया पिडमोंट कहा था? यही था सॉर्ड्रिया पिडमोंट। अभी एक भी जोर हुआ है नहीं। अभी सॉर्ड्रिया पिडमोंट से क्या होगा? स्टार्ट। बस भैया ये वाला तुम खाली नाम याद रखना, सॉर्ड्रिया पिडमोंट। बताओ काउंट काबूर का जन्म कब हुआ था? 1810 में। कहां हुआ था? सॉर्ड्रिया पिडमोंट में। इसे क्या बोला जाता? इटली के एकीकरण का क्या बोला जाता? राजनीतिज्ञ। समझ में बातें आई कि नहीं बाबू मेरे? यहां का जो राजा है सॉर्ड्रिया पिडमोंट का, वो था विक्टर एमेनुअल। क्या था? विक्टर एमेनुअल। कौन था? विक्टर एमेनुअल। और ये भी चाहते थे कि भैया इटली का क्या हो? एकीकरण हो। क्या हो? इटली का एकीकरण हो। इसीलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1852 में
सर्डिया पिडमोंट का पीएम किसको घोषित किया पता है? काउंट काबूर को। किसको? काउंट काबूर को। यानी कि काउंट काबूर भैया 1852 में क्या बन गया भैया? प्रधानमंत्री। 1852 में क्या बन गया? 1852 में क्या बन गया? प्रधानमंत्री। पीएम ऑफ किसका? सर्डिया पिडमोंट। कहाँ का? सर्डिया पिडमोंट का। अब क्यों बनाया? देखो भैया, विक्टर एमेनुअल यहाँ का कौन था? राजा था। सौंड्रिया पिडमोंट का, बस इतना सा छोटा सा क्षेत्र का। और ये चाहते थे कि भैया यहाँ का क्या हो? एकीकरण हो, पूरा इटली का क्या हो? एकीकरण हो। लेकिन ये अकेले नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो काउंट काबूर था वो बहुत बड़ा खतरनाक आदमी था। इनके पास कुछ ग्रुप था, सेना उना था। ये भी चाहते थे कि भैया सर्डिया पिडमोंट मतलब पूरा इटली का क्या हो? एकीकरण। यानी कि सर्डिया पिडमोंट पूरा इटली का क्या करे? एकीकरण करे। इसीलिए इनका चाह था और उत्तेजना भी था। इसी को देखते हुए विक्टर एमेनुअल ने क्या किया? 1852 में इसे अपना क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। अब ये जैसी प्रधानमंत्री बना उसके बाद इटली के एकीकरण करने के लिए एकदम पूरा दिमाग, इनका मानना था कि भैया देखो, इटली का एकीकरण तभी संभव है जब तक कोई दूसरा देश वाला सेना हमारा साथ नहीं देगा। जैसे ये सोडिया पिडमोंट इतना है और भैया इधर था लंबोडिया, इधर था बनेसिया, फिर अगेरा वगैरह जो था क्या, मोडेना। अरे भैया ये मोडेना है, ये बेनेसिया है, ये लंबोडिया है, मोडेना। और ये तो तुम्हारा थिया था, क्या बोलता है रे, क्या बोलते हैं इसको रे? अच्छा इधर तो इन तुम बोलो कि परमा है सर। ये क्या है? परमा। ये हो गया तुम्हारा मोडेना और ये तुम्हारा हो गया टस्किन। क्या हो गया? टस्किन। ये टोटल पर कब्जा किसका था? ऑस्ट्रेलिया का। अब बताओ इतना बड़ा भाग है, इतना छोटा सा चाहेगा होने के लिए एक होगा नहीं। इसीलिए काउंट काबूर का मानना था कि अन्य देश जैसे फ्रांस, इन्हें हो गया जर्मनी, और इधर किधर हो गया मतलब ये ऑस्ट्रेलिया तो हरामी है, वो तो नहीं चाहेगा। मतलब इनका मानना था कि भैया जब तक कोई अन्य देश वाला सेना साथ नहीं देगा जब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है। इटली का एकीकरण संभव नहीं है। किसका यह मानना था? तो भैया काउंट काबूर का। काउंट काबूर का मानना था भैया विदेशी, कौन? विदेशी सेना जब हमारे साथ देगा तो इस तब क्या है? इटली का एकीकरण संभव है। इसीलिए क्या किए, एक समय युद्ध हो रहा था। अब यहाँ क्या बने थे? 1852 में क्या बने थे? पीएम। क्या बने थे? और उसके बाद 1854 में एक युद्ध हो रहा था जिसको बोलते क्रीमिया का युद्ध। क्या बोलते? क्रीमिया का युद्ध। ये किसके किसके बीच हो रहा था? ये हो रहा था भैया संयुक्त संघ, संयुक्त संघ। अब वर्सेस किसका हो रहा था? रूस का। किसका हो रहा था? रूस का। समझ में आ रहा है? संयुक्त संघ और रूस का क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। कब? 1854 में। 1854 में जिसका नाम क्या है? क्रीमिया युद्ध। किसके किसके बीच? संयुक्त संघ में कौन कौन था? फ्रांस था, ब्रिटेन था, जर्मनी परसा था, और वर्सेस उधर रूस दे देते हैं, कहते हैं रूस। समझ में आया कि नहीं? तो भैया ये जो फ्रांस, ब्रिटेन, परसा एक तरफ और रूस एक तरफ अकेले। अब ये काउंट काबूर का मानना क्या मानना था कि जब तक विदेशी लोग हमारा विदेशी सेना जब तक हमारा साथ नहीं देगा जब तक इटली का एकीकरण नहीं होगा। लेकिन विदेशी सेना तुमको साथ तभी देगा जब तुम दोगे। अब यहाँ पर हो रहा है युद्ध। इसीलिए क्या किया? काउंट काबूर अपना सेना को साथ देने के लिए किसके तरफ से भेज दिया? संयुक्त संघ। बोला भैया जाओ अपना सेना को संयुक्त। अब संयुक्त संघ बोला जैसे फ्रांस, ब्रिटेन सब बोला देखा भैया, जैसे कि रूस बहुत खतरनाक देश था उस समय। अभी भी देखेगा तो रूस दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अपना भारत से कम 10 गुना बड़ा है, समझ लो रूस। अब ये रूस से ये तीनों मिलकर अगर जीतना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए क्या किया? काउंट काबूर अपना दिमाग लगाया, राजनीतिक वाला दिमाग, कि भैया अगर हम इसको साथ देंगे तो ये भी हमारा साथ दे देगा। तो इसीलिए ये अपना सेना को साथ देने के लिए किसको भेजा? संयुक्त संघ को। यानी कि संयुक्त संघ शक्ति को, यानी कि फ्रांस ब्रिटेन के तरफ से क्या किया? साथ देने के लिए बोला। अब साथ दिया। अब फ्रांस वाला, ब्रिटेन वाला, परसाला देखा, अरे तो रखा, हम जिसको समझ रहे थे चोर वो तो हमारा लिए निकला राजा। इसीलिए क्या किया भैया? काउंट काबूर को भी साथ देने के लिए ये सब सोचा। तो क्रीमिया युद्ध में भैया संयुक्त संघ का जीत हुआ। संयुक्त संघ का क्या हुआ? जीत हुआ। और रूस का क्या हुआ? पराजय। रूस का क्या हुआ बाबू मेरे? पराजय। जब रूस का पराजय हुआ और संयुक्त संघ का जीत हुआ तो तुम सबको पता है युद्ध के बाद एगो बैठक रखा जाता है। सबको पता है कि युद्ध के बाद एगो बैठक रखा जाता है। तो यहां पर भी एक रखा गया बैठक। कब? 1854 में, जिसका नाम रखा गया पेरिस शक्ति सम्मेलन। क्या? पेरिस
शक्ति सम्मेलन। सम्मेलन मतलब समझता है ना, सम्मेलन मतलब होता है बैठक। सम्मेलन मतलब क्या था, बैठक। उसका नाम रखा गया पेरिस शक्ति सम्मेलन। समझ रहे हैं। इसमें किसको बुलाया गया, तो इसमें भी किसको बुलाया गया भैया, काउंट काबूर को। किसको, काउंट काबूर को। बोला भैया तुम राजा हो, तुम मेरे मुल्क का राजा हो, तुम मुझे साथ दिए हो लड़ाई के समय में, तो तुम भी आओ थोड़ा सा देखो भैया, इस बैठक में तुम भी अपना राय प्रताप देना। तो ये बैठक में जब सम्मेलन में कौन गया था, काउंट काबूर। तो काउंट काबूर की समस्या क्या थी, तो इटली का एकीकरण करना। सबसे बड़ा उसका समस्या क्या था, इटली का एकीकरण। अच्छा ये किसका समस्या था, सिर्फ काउंट काबूर का, सोंड्रिया पिडमोंट का। यहाँ थोड़ा सा फिर से बना देते हैं इटली का। मान लो ये इटली है, ये इटली यहाँ पर। तो भैया इटली का एकीकरण करने की समस्या सिर्फ किसका था, सोंड्रिया पिडमोंट यानी कि विक्टर एमेनुएल या काउंट काबूर, सब तो एक ही है इसका। लेकिन जैसे ही संयुक्त मतलब सम्मेलन में गया, पेरिस शक्ति सम्मेलन में, वहां पर बैठक हुआ, तो भैया इससे भी पूछा गया भाई अगर तुम मेरा मदद किया तो तुम्हारा भी तो कोई इच्छा खुशा होगा, भैया तुम अपना बताओ। तो ये अपना इच्छा को मतलब वहां पर प्रकट किया, बोला भैया मेरा इच्छा है कि हमारा इटली का क्या हो, एकीकरण हो। तो मतलब ये अपनी समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दी। यहाँ पर पूरा यूरोप वाला नाम था, फ्रांस, ब्रिटेन, वर्साई, ये मेन था। इसमें ऑस्ट्रिया का भी था राजा। इसमें सम्मेलन में ऑस्ट्रिया वाला भी आया था, जिसका नाम था मेटरनिक, जिसका नाम था मेटरनिक। इसमें मतलब साथ ही बैठकवा में ऑस्ट्रेलिया वाला भी आया था, समझा कि नहीं, जिसका नाम था मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का, समझा। तो उसमें अपनी समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बता दिया। तो आप सब सोच विचार करने लगा भैया बात तो सही है, जब ये हमारा मदद किया तो हमरो तो इसका कर्तव्य है मदद करना। लेकिन बीच में कौन आ गया, ऑस्ट्रेलिया का राजा मेटरनिक। मेटरनिक बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे भैया तुम युद्ध में साथ दियो, चलो अच्छा बात है, तो हम भी तुम युद्ध करोगे तो युद्ध में साथ देंगे, लेकिन कभी भी तुमको साथ ही इटली का एकीकरण, मैं बात क्यों नहीं चाहता था इटली का एकीकरण। सबसे बड़ा भाग यहां से यहां तक तो किसका था कब्जा, ऑस्ट्रेलिया का। वो कभी चाहेगा कि भैया इटली का एकीकरण हो, नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया इसका क्या किया, विरोध। जब विरोध किया तो क्या किया, देखो अभी भले जे मन थे, लेकिन उस समय सबसे शक्तिशाली अगर कोई था तो मेटरनिक था। ऑस्ट्रेलिया का राजा कौन था, मेटरनिक। मेटरनिक जो बोला वही होगा। मेटरनिक बोल दिया नहीं होगा तो इसका मतलब अब नहीं होगा, विरोध कर दिया तो मतलब नहीं हुआ। तो भैया जो संयुक्त संघ वाला था, फ्रांस, ब्रिटेन, सब क्या हुआ, साइड हो गया, बोला छोड़ दो भैया नहीं होगा। तो भैया यहां पर इसको क्या मिला, नाकामयाबी। यहां पर क्या मिला, नाकामयाबी। ध्यान से पहले काउंट काबूर को इटली का क्या बोला जाता है, राजनीतिज्ञ। क्या बोला जाता है भैया, राजनीतिज्ञ। देखो तुम सब टेंशन नहीं लो, यहाँ पर से तुम सब जैसे छाप रहे ना उसे उतारो। उसके बाद क्वेश्चन जैसे किस तरह से पूछा जाता है, उस क्वेश्चन का भी हम अच्छी तरह से तुम सबको क्या करेंगे, आंसर देंगे। काउंट काबूर का जन्म 1810 में, राजनीतिज्ञ। इनका मानना था कि जब तक बाहरी सेना साथ नहीं देगा, जब तक इटली का एकीकरण नहीं होगा। इसीलिए यही लिए इसको बाहरी सेना को साथ पाने के लिए ये क्या क्या, क्रीमिया के युद्ध में क्या क्या, संयुक्त संघ का क्या क्या साथ दिया। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, तो 1854 में हुआ। किसके बीच हुआ था, संयुक्त संघ और रूस के बीच में, जिसमें पराजय किसका हुआ था, रूस का, विजय किसका हुआ, संयुक्त। अब ये ना यहाँ पर इसका जीत हुआ तो ये क्या करेगा, सम्मेलन रखेगा। जिस सम्मेलन का रखा गया, पेरिस शक्ति सम्मेलन। पेरिस शक्ति सम्मेलन कब रखा गया, 1854। यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है कि पेरिस शक्ति सम्मेलन किस युद्ध के बाद रखा गया, याद रखना, क्रीमिया युद्ध के बाद। किसके युद्ध के बाद, क्रीमिया युद्ध के बाद। इसमें कौन साथ दिया था, काउंट काबूर। काउंट काबूर ने अपनी समस्या को पूरे यूरोप की समस्या कब बनाया, तो पेरिस शक्ति सम्मेलन के, पेरिस शक्ति सम्मेलन में। तो यहां पर ये क्या हो गया, विफल। लेकिन फिर भी ये हार नहीं माने, फिर भी ये हार नहीं माने। इसीलिए क्या हुआ, 1858 में, कब, 1858 में, ध्यान से देखना, 1858 में ये क्या किया, फ्रांस का राजा उस समय जिसका नाम था नेपोलियन तृतीय। फ्रांस का राजा नेपोलियन तृतीय से जाकर मिला। क्यों मिला भैया, इसका क्या माना था, जब तक बाहरी सेना साथ नहीं देगा जब तक ये संभव नहीं है, तो इसलिए ये साथ नहीं दिया। तो अब ये 1858 में चुपके से जाके किससे मिला, फ्रांस का राजा। फ्रांस का राजा के नाम क्या था, नेपोलियन तृतीय। कब मिला था, तो 1858 में। कब मिला था, तो 1858 में। ध्यान से बोल, 1858 में। देखो उसके 4 साल बाद, समझ लो, वो 4 साल तक फिर भी रुका रहा। यानी कि वो 4 साल में कहीं कहीं जाकर जरूर मिला होगा, लेकिन सबके बारे में चर्चा नहीं किया गया। खाली किसका चर्चा किया गया, फ्रांस का नेपोलियन तृतीय से। उस समय राजा कौन था, नेपोलियन तृतीय। कहाँ का, फ्रांस का। 1858 में फ्रांस का राजा नेपोलियन तृतीय से कौन मिलने गया था, काउंट काबूर। और एक समझौता किया। क्या समझौता किया पता है, क्या समझौता किया पता है, बोला कि देखो भैया
हम चाहते हैं कि ये जो है मेरा इटली के जस्ट बगलवा में लंबोडिया और वेनेसिया, मात्र दो गो, लंबोडिया और वेनेसिया पर किसका कब्जा है? ऑस्ट्रेलिया का। और काउंट काबूर बोला कि भाई देखो, हम चाहते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करते हैं, तुम अपने सेना से क्या करना, हमारा खाली साथ दिलवाना। नेपोलियन तृतीय को बोला भैया तुम अपने सेना से हमारा सिर्फ क्या दिलवाना? साथ, और हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करने के लिए और तुम साथ दो, अब भैया हम इस पर क्या करेंगे? कब्जा। अब ऐसी तो साथ देगा नहीं, ऐसी तो साथ देगा नहीं, कोई ऐसे कोई भी देगा। तो इसीलिए क्या था, यहाँ पर कुछ ऐसा भाग था जिस पर किसका कब्जा, जिसका मतलब फ्रांस का जो था ना, कुछ हल्का सा यहाँ पर सोडिया पिडमोन का क्षेत्र जो होता है ना, क्षेत्र इतना जगह, वो किस में जाता था? फ्रांस में। अब फ्रांस का कहना था भैया ये वाला एरिया तुम हमारा दे दो, लेकिन काउंट काबूर नहीं दे रहा था। तो बोला भैया तुम हमारा लड़ाई में साथ दो, हम तुम्हारे तुमको हम क्या करेंगे? दे देंगे, ये तुमको हम क्या करेंगे? दे देंगे। इसीलिए जाकर किसे? फ्रांस के नेपोलियन तृतीय से क्या किया? समझौता। कब किया? तो 1858 में। अब समझौता किया तो फ्रांस इसका साथ देने के लिए क्या हुआ? तैयार। और जब तैयार हुआ तो होगा भैया 1858। रुक जाओ एक मिनट, कहाँ गया? रुक जाओ रे, कहीं चल गया। हाँ, तो 1858 में क्या किया? समझौता। उसके बाद 1859 में क्या किया? ऑस्ट्रेलिया से युद्ध किया। कौन? काउंट काबूर। काउंट काबूर ऑस्ट्रेलिया से युद्ध किया और ऑस्ट्रेलिया को क्या किया? पराजित। ऑस्ट्रिया को क्या किया? पराजित। ऑस्ट्रिया को क्या किया? पराजित 1859 में। अब ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया तो इसका मतलब ये दो, इसका मकसद कितने पर कब्जा करना था? दो पर, सिर्फ लंबोडिया और वेनेसिया। तो भैया ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया तो लंबोडिया हो गया इसके तरफ, लंबोडिया हो गया इसके तरफ। अब इसका मकसद था वेनेसिया पर जाना। इसका मकसद किस पे था? वेनेसिया पर। लेकिन वेनेसिया पर जाने से पहले फ्रांस का जो राजा था, जैसे कि इटली में देखा भैया राष्ट्रवाद की भावना तेजी से बनप रहा, तेजी से क्या कर रहा? बनप रहा। अब उसी को देखते हुए नेपोलियन तृतीय क्या हुआ? अब युद्ध से पीछे भाग गया। अब युद्ध से क्या हुआ? पीछे। अभी लंबोडिया एक हुआ, वेनेसिया भी नहीं हुआ। इसका मकसद था काउंट काबूर का सिर्फ दो को करना, एक और दो। इसमें फ्रांस साथ दिया, लेकिन जब ये लंबोडिया इसके तरफ हुआ, सोडिया पिडमोन की तरफ, लेकिन वेनेसिया पर अभी था मकसद। लेकिन तब तक नेपोलियन तृतीय क्या हुआ? युद्ध से क्या हुआ? भाग गया। और युद्ध से भागा ही, आइए किसके साथ जाकर मिल गया? मेटरनी के साथ। मेटरनी कौन है? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ऑस्ट्रेलिया का जो राजा था। तो भैया नेपोलियन तृतीय जाकर मिल गया ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया ने, हर बार बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया मत समझो। ऑस्ट्रेलिया से जाकर क्या किया? नेपोलियन तृतीय मिल गया। जब ये मिल गया तो भैया इसका मकसद जो वेनेसिया पर कब्जा करना था वो भी हो गया अधूरा। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो बीच बीच में भाग था, ये बीच बीच में जो तीन भाग था, बोलो नाम, परमा, मोडेना, टस्किन। ये जो तीन भाग था, ये तीन भाग जब ऑस्ट्रेलिया हारा ने तो इस पर भी कब्जा किसका था? ऑस्ट्रेलिया का। और देख रहा है ये ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा दूर है, इसीलिए यहाँ पर भी थोड़ा मोड़ा लड़ाई करके, और ये जो तीनों राज्य है ना, ये तीनों राज्य, ये भी क्या होगा? सोडिया पिडमोन में सट गया। ये भी किसका साथ दे दिया? सोडिया पिडमोन का। मतलब यहाँ का जो छोटा छोटा जो राजा था ना, ये किसके तरफ आ गया? सोडिया पिडमोन। यानी कि इसका मकसद था लंबोडिया और वेनेसिया का करना, तो लंबोडिया को कर लिया। उसके बाद फिर युद्ध वापस हो गया। फिर ये अपने आप, कौन? परमा, मोडेना, टस्किन, ये सब अपने आप क्या किया? सोडिया पिडमोन में जाकर मिल गया। अभी भी बचा है कौन? वेनेसिया। कौन बचा है? वेनेसिया। वेनेसिया थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया से करीब नहीं, इसलिए वहां पर जल्दी कब्जा करना मुश्किल था, और ये सब दूर था तो आराम से ये सट गया। तो इसके बाद लंबोडिया हुआ, और इसी युद्ध के तहत कौन? मोडेना, परमा और टस्किन भी सोडिया पिडमोंट में शामिल हो गया, समझ में आया कि नहीं? यानी कि 1859 में यहाँ पर 1, 2, 3 राज्य, 4 राज्य क्या हुआ? सोडिया पिडमोंट में यहाँ पर जाकर मिल गया। यानी कि बचा कौन? वेनेसिया, और यहाँ पर बचा है पोप, और ये पर सिसिली और नेपल। ठीक नहीं? तो किसना लोग को ये काउंट काबूर का मतलब समझ में आया? काउंट काबूर क्या जन्म कब हुआ था? 1810 में। इसे इटली का राजनीतिक क्या कहा जाता है? इनका मानना था क्या कि बाहरी सेना जब तक मदद नहीं करेगा जब तक नहीं होगा। इसीलिए ये किस युद्ध में साथ दिए हैं? क्रीमिया युद्ध के संयुक्त संघ के। क्रीमिया युद्ध में किसका साथ दिए थे? संयुक्त संघ। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? 1854 में। लेकिन यहाँ पर कोई मतलब बात नहीं बना, इसीलिए 1858 में किससे समझौता किया? फ्रांस से।
फ्रांस का राजा कौन था? नेपोलियन तृतीय। उससे जाकर समझौता किया, बोला भैया तुम हमारा साथ दो, हम तुमको कुछ क्षेत्र जो हमारे सोडिया पिडमोन का जो तुम चाहते हो वो क्या करेंगे, हम तुमको दे देंगे। इसीलिए ये तैयार हो गया साथ देने के लिए। साथ दिया तो ऑस्ट्रेलिया से युद्ध हुआ। ऑस्ट्रेलिया से युद्ध हुआ कब? 1859 में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ? पराजय हो गया। तो उसके बाद लंबोडिया को अपने अंदर शामिल कर लिया। कौन? सोडिया पिडमोन। यहाँ का राजा कौन था? विक्टर एमेनुएल। कौन था? विक्टर एमेनुएल। उसके बाद इसी का साथ में मोडेना, परमा और टस्किन भी क्या हुआ? सोडिया पिडमोन में मिल गया। और यहाँ सब का राजा किसको बना दिया गया? विक्टर एमेनुएल के। यहाँ का राजा किसको बना दिया गया? विक्टर एमेनुएल। कितने लोग को यहाँ पर समझ में आया? कितने लोग को ये चीज समझ में आया? चलो भैया ये हो गया खत्म। अब आते हैं काउंट काबूर पर। बस यही, सॉरी, गैरीबॉल्डी पर। यहीं तक रहकर काउंट काबूर स्टॉप हो गया। लेकिन अब आएगा कौन? काउंट काबूर, सॉरी गैरीबॉल्डी। कौन आएगा? गैरीबॉल्डी। रुक जाओ एक मिनट। अब आएगा कौन? गैरीबॉल्डी। गैरीबॉल्डी जन्म कब हुआ था? 1815। इससे इटली के एकीकरण का क्या बोला जाता है? तलवार। क्या बोला जाता? तलवार। जैसे जैसे लिख रहे हैं सिर्फ उसे से तुम सब उतार लेना, ठीक है? इसे क्या कहा जाता है? इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है भैया मेरे? तलवार है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा तो ऐसे ही बनाना। सब्जेक्टिव कैसे बनेगा हम बात करेंगे बाद में, टेंशन नहीं लो। गैरीबॉल्डी का जन्म कब हुआ था? 1815 में। ये इसे क्या बोला जाता है? तलवार। किसका? अब ये सबसे पहले पता किससे प्रभावित थे? मेजनी जो है ना, मेजनी का पहले साथ दिया करते थे। कब? 1831-30 में। समझो जन्म कब हुआ? 1815 में। और मेजनी भैया कब 1831 में को सेना तैयार किया था और 1834 में किया था। उसका भी सदस्य थे कौन? गैरीबॉल्डी। और उनकी विचारों से ये बहुत प्रभावित थे। वो जब चाहते थे ना इटली का एकीकरण, उसी समय क्या चाहते थे? ये भी चाहते थे कि इटली का क्या हो? एकीकरण। कितना एज होगा? 15 या 16। 34 में हो गया होगा 19। फिर भी देख लो बंदे में दम है। गैरीबॉल्डी चले, लेकिन जब मेजनी गया तो ये भी क्या हुआ? यहां से निकल के भाग गया, कहीं दूसरा देश में रहने लगे। कहा कि यहाँ तो उपाय नहीं है, पीठ मार उखाड़ देगा तो। लेकिन जैसी पता चला किसके बारे में? काउंट काबूर के बारे में। काउंट काबूर के बारे में कि भैया इसने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर एगो भाग और परमा, मोडेना, इस पर क्या कह लिया? कब्जा कर लिया। तो भैया इसका भी तो मकसद था इटली का एकीकरण। ये तुरंत जाकर किसे मिले? काउंट काबूर को। काउंट काबूर को बोलेंगे भैया देखो तुम जितना कर लियो, अब हमको करने दो। और इनका मानना था कि तुम बाहरी सेना से कहल कर रहे हो, अपना तलवार उलवार निकालो, दो चार को काटो मारो खलताओ, क्या हो जाएगा? इटली का एकीकरण हो जाएगा। इनका मानना था कि भैया बिना युद्ध किए कभी भी इटली का एकीकरण नहीं होगा। इसीलिए इसे इटली का क्या कहा जाता है? तलवार। तलवार से मतलब समझ रहे हैं? काटे पीटे वाला आदमी। समझा कि नहीं? काटे पीटे वाला आदमी। समझ में आया कि नहीं? इनका मानना था कि भैया जब तक मारपीट काटपीट नहीं होगा, जब तक इटली का एकीकरण नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया भैया मेरे? 1860 में 1860 में एगो सेना का गठन किया जिसका नाम है लाल कुर्ती का सेना। लाल कुर्ती सेना। लाल कुर्ती सेना का एगो क्या किया? समूह तैयार किया, जो भैया सबसे क्या करता था? युद्ध करता था। कौन किया तैयार? गैरीबॉल्डी। कौन सेना का? लाल कुर्ती सेना का। इसका उद्देश्य क्या था भैया? इटली का एकीकरण का। इस सेना का तैयार कब किया था? 1860 में। अब भैया जैसी इसका सेना तैयार हुआ, सबसे पहले ये कब्जा पता है किस पर बचा कौन? फिर से देखो इटली का, ये इटली का यहाँ सिडनी पिडमोंट, यहाँ पर बस यहाँ पर क्या बचा? सिसिली, नेपल्स, पोप और यहाँ पर वेनेसिया बचा हुआ था। यही बचा हुआ। तो फटाक दो ना ये क्या किया भैया? किस पर कब्जा किया? सिसिली पर। सिसिली पर हमला बोल दिए। किस पर? सिसिली पर हमला कर दिया। कौन? गैरीबॉल्डी। आसानी से सिसिली को कब्जा कर लिया। अब इसका अगला मकसद पता है किस पर था? पोप था। पोप पर था। लेकिन पोप पर पता है किसका सेना रक्षा कर रहा था? फ्रांस का। पोप पर कब्जा फ्रांस का नहीं था, लेकिन पोप जो है, पोप का मतलब जो छोटा सा है भाग, यहाँ पर क्या कह रहा था? इससे समझौता कर लिया था फ्रांस से। अब बोला था तुम अपना सेना को हमारा रक्षा करने के लिए भेजो। कहा है कि इसको पता था कि भैया जब इटली के एकीकरण करने चाह रहा था, ये जब यहाँ तक कर लिया, सिसिली पर कर लेगा, तो ये छोड़ेगा नहीं। तो ये क्या किया? यहाँ पर क्या किया? समझौता कर लिया फ्रांस से। फ्रांस के राजा को बोला कि तुम अपना कुछ सेना को यहाँ पर भेजो। तो यहाँ पर किसका सेना अभियान था? फ्रांस का। गैरीबॉल्डी क्या किया? सिसिली पर कब्जा। किस पर? सिसिली पर। अब इसका अगला मकसद था किस पर? पोप पर। लेकिन तुरंत रोक दिया कौन? काउंट काबूर। काउंट काबूर बोला नहीं रुको,
क्यों रुको? कहीं भैया अगर इस पर तुम कब्जा करोगे तो किससे खराबी हो जाएगा? फ्रांस से अनबन हो जाएगा। अब फ्रांस से जब बगल में है, तुरंत इन्हें घुसेगा, पीट पाट के निकल जाएगा। इसीलिए बोला नहीं, अभी फ्रांस से युद्ध फिर नहीं करना, पहले इसको छोड़ दो और तुम इससे अच्छा किस पर जाओ? नेपल्स पर जाओ। तो अब किसको किया? नेपल्स। मतलब सिसिली और नेपल्स को कौन मोड़ा? अथी कौन अथी ये किया? गैरीबोल्डी। सिसिली और नेपल्स को क्या किया? सभी को क्या किया? अति में कर, अब उठा के नहीं ले चल गया, मतलब इसको यहाँ का जो राजा जैसा कब्जा करने था उसको क्या किया? हरा दिया। और सिसिली और नेपल्स को क्या किया? इसमें मिला दिया। और भैया उस समय यहाँ पर जो मोडेना, सॉरी परमा, मोडेना, टस्किन, ये इतना भाग खाली बनेसिया को छोड़ दो, ये वाला बनेसिया को छोड़ दो, बाकी बाद ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 भाग जो था, ये सातों भाग अब क्या हो गया? किसमें मिल गया? सॉर्ड्रिया पिडमोंट में। किसमें मिल गया? सॉर्ड्रिया पिडमोंट में। और सभी का नाम रख दिया, जैसे भैया नाम अपना अनुसार रखेगा, जैसे कब यहाँ पर टस्किन नाम था, ये वाला अलग नाम था, तो लेकिन सब जब मिला तो सबका नाम रख दिया सॉर्ड्रिया पिडमोंट। लेकिन जब 1 2 3 4 5 6 7, जब सातों पर जब कब्जा हो गया तो भैया उस समय इसका नाम बदलकर पूरा को रख दिया। क्या नाम रख दिया गया? इटली। जिसका राजा बना गया, किसको बना दिया? विक्टर एमेनुअल को। किसको बना गया? किसको बनाया भैया? विक्टर एमेनुअल को। समझा? यानी कि पहले इसका इटली नाम नहीं था, पहले सबका सॉर्ड्रिया पिडमोंट इसका अलग अलग था, लेकिन सब जब हुआ तो भैया 1860 में ही, कब? 1860 में ही लाल कुर्ती का सेना जब इस पर हमला उमला करके सब एक कर दिया, तो टोटल का नाम बदलकर अब बोला कि सब पूरा का नाम एक साथ रखो, जिसका नाम रख देंगे इटली। और यहाँ का राजा किसको बनाया गया? विक्टर एमेनुअल को। किसको बनाया गया भैया? विक्टर एमेनुअल का। समझ में बात आया कि नहीं? किसको बनाया गया? विक्टर एमेनुअल का। किसको? विक्टर एमेनुअल का। लेकिन अब बात यहीं पर खत्म नहीं हुआ, अब बचा हुआ सिर्फ कौन? पोप। कौन है भैया? पोप। और दूसरा का ये कौन है बचा हुआ? बनेसिया। अरे पोप इसी के अंदर में था, पोप रोम यही आता है, पोप का राजधानी हो गया था जखना रोम, तो दोनों एक ही में। समझा? तो भैया यहां तक कहानी हो गया खत्म। और उसके बाद अब हो गया युद्ध का स्टॉप। उसके बाद 1861 में क्या हुआ? काउंट काबूर का मृत्यु। काबूर का क्या हो गया? मृत्यु। मतलब इसका निधन हो गया। किसका? काबूर का। 1861 में काउंट काबूर का क्या हो गया? मृत्यु। तो भैया यहाँ पर इटली का एकीकरण हो गया स्टॉप, मतलब रुक गया। और उसके बाद गैरीबोल्डी जो था वो राजनीतिक छोड़ के अपना मतलब सोच रहा था कि अपना जीवन दूसरा गुजारे। और यहाँ तक नहीं, जो इटली यहाँ पर सॉर्डिया पिडमोंट का जो राजा था, बोला भैया सिसिली और जो नेपल्स है इसका राजा तुम बन जाओ। किसको बोला? गैरीबोल्डी। लेकिन गैरीबोल्डी बोला हम सबको इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम तुमको ये आजाद करवा के दिला दिए, बस यही काफी है, मैं अब नहीं मतलब युद्ध कर सकते, छोड़ो। भैया अभी क्या हुआ? वापस चला गया। अब सिर्फ बचा है कौन? विक्टर एमेनुअल। कौन बचा हुआ? विक्टर एमेनुअल। काउंट काबूर मर गया और ये भी क्या हुआ? राजनीतिक से वापस चला गया, ले लिया भैया, अब लड़ाई झगड़ा से हमको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर पोप और रोम और बनेसिया, इसका एकीकरण कौन करेगा? विक्टर एमेनुअल। कौन करेगा? विक्टर एमेनुअल। कौन करेगा? विक्टर एमेनुअल। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये वाला एक तभी होगा जब जर्मनी का एकीकरण होगा। किसका? ये वाला चीज तुम तभी समझोगे जब जर्मनी का एकीकरण समझोगे। तो पहले अब किस पर चलते हैं? जर्मनी का एकीकरण। क्यों? क्योंकि जर्मनी के एकीकरण जब हुआ था तभी ये दोनों आपस में मिला था, इसमें जाकर। समझा? जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तब ये दोनों भी आपस में मिला था। अभी किसका एकीकरण पड़ रहा है? इटली का एकीकरण। अब यहां से देखो इटली के एकीकरण में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा 5 नंबर में। समझा? 2 नंबर में पूछेगा मेजनी कौन था, गैरीबोल्डी कौन था, ऐसे ऐसे पूछेगा, तो तुम सब बना दोगे। मेजनी कौन था? मेजनी एक आदमी है, जानते हैं मेजनी कौन था? मेजनी को इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है? मसीहा, जिनका जन्म 1810 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने इटली के एकीकरण, हाँ 1805 में, इन्होंने इटली के एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने इटली के एकीकरण के लिए बहुत सारे संस्थाओं का स्थापना किया, जैसे यंग इटली, यंग यूरोप, कार्बोनरी दल का सदस्य भी बने, लेकिन ये विफल रहे। ठीक है? क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? कितना लोग बना लेगा? मेजनी इटली के एकीकरण के मसीहा कहे जाने वाले व्यक्ति थे, जिनका जन्म 1805 में। इन्होंने इटली के एकीकरण करने के लिए सन 1821 में कार्बोनरी दल का सदस्य भी बने, लेकिन ये विफल रहा। उसके बाद 1821 और 1834 में यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संस्था का स्थापना किया, जिसका उद्देश्य था इटली का एकीकरण करना, लेकिन ये सभी घटना क्या रहे? विफल रहे।
बस पूरा लिख देगा, तुमको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। अगर नहीं लिख पाएगा तो पोज करके आराम से रो। दूसरा पूछेगा अगला में, काउन काबूर कौन था, और दूसरा गैरीबॉल्डी भी, गैरीबॉल्डी, हालांकि यही खाली पूछा, ये दोनों नहीं पूछा है। गैरीबॉल्डी कौन था, और ये क्या था भैया, काउंट काबूर, काबूर कौन था, काबूर कौन था। तो सेम वही लिख देना भैया, अपना हिसाब से तुम लिख लेना। उसके बाद अब 5 नंबर में यहां से पूछेगा 2 तरह के, इटली का एकीकरण का वर्णन करें। इटली का एकीकरण, एकीकरण का वर्णन करें, वर्णन करें, ऐसे पूछेगा। ये कितना नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में। और एगो और कैसे 5 नंबर में पूछेगा भैया, इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में, एकीकरण में मेजिनी, गैरीबॉल्डी, सॉरी काउन थी, काबूर और गैरीबॉल्डी, और गैरीबॉल्डी की क्या भूमिका थी, कि क्या भूमिका थी, क्या भूमिका, क्या भूमिका था, सॉरी क्या भूमिका था। ये दोनों क्वेश्चन जो है तुमको 5 नंबर में परफेक्ट रहता है। आप पूछा हुआ क्वेश्चन जो हर बार बनता है। तो देखो, इटली के एकीकरण का वर्णन करें। तो भैया इटली का एकीकरण कौन कौन किया था, 3 चरण में हुआ था, याद रखना। खाली बस लिखना है कि इटली का एकीकरण 3 चरणों में पूर्ण हुआ। पहले कौन बताएं, ये वाला अब लिखा हुआ है, इसके नीचे में जगह खाली, पहले इसी का बता देते हैं कि भैया इटली के एकीकरण में मेजनी और गैरीबॉल्डी और काउंट काबूर की क्या भूमिका थी। तो भैया लिखना है तुमको क्या उत्तर में, इटली के एकीकरण, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबॉल्डी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और सबसे पहले लिखना किसका, मेजनी, पहले मेजनी का भूमिका लिख देना है। किसका भूमिका, मेजनी। मेजनी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए इसे इटली का एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। इन्होंने इटली के एकीकरण करने के लिए सन 1821 में कार्बोनरी दल का सदस्य बने, तथा 1821 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना कर इटली का एकीकरण करने का निर्णय लिए, लेकिन वो विफल रहा। बढ़िया से लिख देगा इतना तक, सर लिख देंगे। तो क्या तुम मेजनी के बारे में क्या मैं समझूं लिख दोगे, लिख देगा। नहीं लिख पाओगे तो पहुंच करके वीडियो को लिख लेना दूसरा का। और दूसरा में लिखना अभी काउंट काबूर, काबूर का ऐसे लिख देना, और इसका भी हेडिंग ले लेना, लिखना इन्होंने भी इटली के एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनका मानना था कि बाहरी सेना के बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं है। इसीलिए इन्होंने बाहरी सेना फ्रांस से समझौता कर फ्रांस का साथ लेकर ऑस्ट्रेलिया से युद्ध किए 1858 में। 1858 में ऑस्ट्रेलिया से युद्ध कर ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर लंबोडिया को अपने सऊदिया पिटमोर में क्या के लिए शामिल कर लिया। बस यही चीज लिखना था, समझ में आया। दूसरा तो लिख देगा, काउन काबूर के बारे में भी लिख देगा। काउन काबूर का उद्देश्य क्या था भैया, इटली का एकीकरण करना। इटली का एकीकरण करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इटली के एकीकरण का राजनीतिक भी कहा जाता है। इन्होंने इटली के एकीकरण का, इनका मानना था इटली का एकीकरण तभी संभव होगा जब बाहरी सेना साथ देगा। बाहरी सेना का साथ लेने के लिए फ्रांस के बाहरी सेना को साथ लेकर, अब तुम बोलेगा सर जी क्रीमिया युद्ध ये सब कहां लिखे हैं, तो देखो फालतू वाला नहीं लिखना, हमको मेन इसका पॉइंट लिखना, याद रखना। काउन काबूर का हमको मेन अब तुम लिखेगा तो भैया ऐसे नहीं तो पता चलेगा 3-4 पेज हम चल जाएगा। कैसे लिखेगा भैया, काउन काबूर को इटली के एकीकरण का राजनीतिक कहा जाता है। इनका मानना था कि बाहरी सेना के बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं है। लिखे कैसे, इसीलिए इन्होंने क्रीमिया युद्ध में संयुक्त संघ का साथ दिया, संयुक्त संघ का साथ दिया। अब फिर लिखेगा बात नहीं बना, तो उससे अच्छा डायरेक्ट लिखने से अच्छा तुमको क्या लिखना भैया, इटली के एकीकरण का राजनीतिक कहा जाता है, जिनका मानना था कि बाहरी सेना के बिना इसे इटली का एकीकरण संभव नहीं है। इसीलिए इन्होंने फ्रांस का साथ लेकर ऑस्ट्रेलिया से युद्ध किया और ऑस्ट्रेलिया को 1859 में पराजित किया। युद्ध का भी सॉरी 1859 में क्या किया, 58 था कि 59 रे, भूल भी गए, 58 था कि 59 लिखा तुमसे, देखो जल्दी से है, मोबाइल में जाकर देख के लिखेगा, चलो कोई बात नहीं। 1859 जो देख लेना पीछे करके, 1859 पराजित कर इसको लंबोडिया को अपने अंदर शामिल कर लिया, ठीक है, इतने लिखना। उसके बाद अब आना है गैरीबॉल्डी, क्या लिखना, गैरीबॉल्डी।
इनका मानना था बिना युद्ध के इटली का एकीकरण संभव नहीं, इसलिए इटली के एकीकरण का इसे तलवार कहा जाता है। इन्होंने 1860 में लाल कुर्ती का सेना का गठन कर कर सिसिली पर अपनी सिसिली और नेपल्स पर अपनी तलवार की मदद से सिसिली और नेपल्स को पराजित कर कर अपने सॉर्डिया पिडमोंट में शामिल कर लिए। उसके बाद सभी देशों जब आपस में मिला तो इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, इटली, और इसका राजा विक्टर एमेनुअल को बनाया गया। इतना तुम लिख दोगे तो तुमको कितना नंबर मिल जाएगा, कितना नंबर बउआ मेरे, 5 मार्क्स। और जब तुम लिखोगे ना, जब तुम लिखोगे तो तुमको बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब 1 से 1.5 पेज जम चल जाएगा। इसीलिए कुछ कुछ ऐसे समझदारी होगा, चाहे शॉर्ट में होगा, बढ़िया से अपने आप से लिखना। अगर देखो तुम सब पहले ट्राई करना, सबसे पहले तुम खुद से ट्राई करना, क्या कि तुम सबको यहाँ पर आ रहे हैं। आई शॉर्ट में बोले इसीलिए लिखे ताकि जैसे हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर, उसी शॉर्ट में इसीलिए बोले लिखने के लिए ताकि तुमको समझ में वहां पर आए कि कब कौन युद्ध हुआ था। कल ये याद रखना, बाकी बात तुम सब खुद से पहले लिखना। नहीं लिख पाएगा तो तुम सब टेंशन नहीं लो, मेरे पास पीडीएफ ई वाला अगला साल जो बनाए थे पढ़ाए थे तो वो वाला बना हुआ रखा हुआ है, पीडीएफ जो होता है ना पीडीएफ, वो वाला बना रखा हुआ। अगर जैसा नहीं होगा तो तुम सबको जो डिस्क्रिप्शन जरा बोलता है ना नीचे में बॉक्स में डाल देंगे, तुम सब आराम से उतार सकता। लेकिन मेरा मानना कि तुम सब खुद से ये करना, ठीक है। अब ये कर लेगा इटली के एकीकरण में फलनामा चिलनामा का भूमिका कर लेगा। अरे बोलो तुम सब, आप बोलेगा कि इटली के एकीकरण का वर्णन करें। तो इटली के एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 3 चरण में। अब तुमको लिखना चरण प्रथम, क्या लिखना, चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में कौन आया था, काउंट काबूर। वो अब यहां पर नहीं लिखना मेजनी के बारे में। मेजनी बेचारा प्रयास किए थे लेकिन वो विफल रहे। लेकिन शुरुआत कब से, अच्छा तुम ही सब बताओ, तुमको क्या लगता है इटली का एकीकरण शुरुआत तो 1815 से हुआ था, लेकिन कहां से लगता कि धीरे धीरे होना शुरू हुआ था, तो गैरीबोल्डी से, सॉरी काउंट काबूर से 1850 में, जब 52 में बने थे कौन सी राजा, 1852 में क्या बने थे राजा, अच्छा सॉरी पीएम कहाँ का, सॉर्डिया पिडमोंट का। देखो तो चरण फर्स्ट में क्या लिखना है, काउंट काबूर के बारे में। किसके बारे में, काउंट काबूर के बारे में। और चरण सेकंड में लिखना भैया गैरीबोल्डी के बारे में। किसके बारे में, गैरीबोल्डी के बारे में लिख देगा। और चरण तीसरा में लिखेगा भैया विक्टर एमेनुअल के बारे में, जो हम पढ़ाएंगे आगे जाके। ये अभी यहाँ पर खाली जगह कुछ दूर छोड़ देना, क्यों, क्योंकि चरण तीसरा कब संभव हुआ, जर्मनी के एकीकरण के साथ, जर्मनी के एकीकरण के साथ जर्मनी के एकीकरण के साथ ही किसका संपन्न हुआ, चरण तीसरा चरण। अभी भी कौन कौन बचा है, पोप और बनेसिया बचा हुआ कि नहीं है, तो इसको भी एक करना है ना। तो इसको एक करने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा भैया, जर्मनी का एकीकरण। क्या पढ़ना पड़ेगा, जर्मनी का एकीकरण। अब अगला हेडिंग डालो कि जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी कहां पर है भैया, तो जस्ट इटली के, ऐसे इटली है यहाँ पर, कौन सी ऑस्ट्रिया है, यहाँ पर फ्रांस है, तो इसके जस्ट बगल में बहुत बड़ा सा क्या है, जर्मनी। जर्मनी में वो छोटा सा बीच में राज है जिसका नाम है परसा। नाम क्या नाम है भैया, परसा। जहां का राजा है विलियम प्रथम, नाम याद रखना, विलियम प्रथम। ये पूरा जर्मनी का सबसे मजबूत जगह है कौन, परसा। जहां का राजा कौन है, विलियम प्रथम। इसका कहना कि भैया अगर जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए तो कहां से होना चाहिए, परसा से। जैसे इटली का चाहता था सॉर्डिया पिडमोंट वाला, उसी तरह परसा का मानना था कि भैया जर्मनी का क्या हो, एकीकरण। कहां से प्रारंभ हुआ, परसा सा, राजा विलियम प्रथम। अब ये जैसी चाहते थे इटली का एकीकरण, इनका साथ दिए कौन भैया, बिस्मार्क। इनका साथ कौन दिया, बिस्मार्क। अब बिस्मार्क को क्या बना दिया गया, अगला प्रधानमंत्री। ये बिस्मार्क पता है गैरीबोल्डी की तरह थे, बिना युद्ध के कोई उपाय नहीं। इनका इधर और खतरनाक है, सीधा तलवार से मूड़ी टेंगरी सब काटो, गोली उली मार के सबको खत्म करो, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण तुरंत हो जाएगा। लेकिन हाँ, राजनीतिक के बहुत खतरनाक आदमी थे ये, राजनीतिक के बहुत खतरनाक आदमी थे। इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई है, लौह रक्त की नीति। लौह रक्त मतलब लोहा से खून बहाओ, क्या हो जाएगा, जर्मनी का एकीकरण। कौन हल्ला कर रहा है रे, कौन हल्ला कर रहा है रे, लौह एवं किसकी, लौह एवं रक्त। याद रखना, लौह एवं रक्त।
अच्छा, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबोल्डी ने। कब? 1860 में। सब चीज को ध्यान से बढ़िया से याद रखना भैया। मार खाएगा क्या रे? हल्ला करता। हम्म। अरे क्रिकेट में सब फंस गया, सब क्रिकेट खेलने। घरे में अभी आया था फोरम लेकर मगर कुछ एक फॉर्म नाइन्थ वाला नाम लिखा रखी। चलो आने दो, वो आने दो, बताएंगे बाद में उसको। कौन नीति? रह एवं रक्त की नीति कौन अपनाए थे? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क कौन है? पर्सा का प्रधानमंत्री, पीएम। वहां का राजा कौन है? तो विलियम प्रथम। अब यहां से 2 क्वेश्चन और पूछेगा। एक क्वेश्चन सबसे बेसी, जर्मनी के एक, अच्छा जर्मनी कितने भाग में बटा हुआ था? जैसे ई था 5 6 7 में, लेकिन जर्मनी टोटल कितने भाग में भैया? 300 टुकड़ा में टोटल है। 300 टुकड़ा में कुछ पर डेनमार्क कब्जा कैले, कुछ पर ऑस्ट्रेलिया कब्जा कैले, कुछ पर फ्रांस कब्जा कैले। ध्यान से समझना। मानो इस तरफ कौन था? फ्रांस था। तब इस तरफ देखो, इस तरफ फ्रांस है ना, तो फ्रांस कब्जा कर लिया था, और इस तरफ ऑस्ट्रिया था तो ऑस्ट्रिया कब्जा कर लिया था। उधर डेनमार्क था, कुछ भाग पर किस कौन कब्जा करने था? डेनमार्क। 3 आदमी अभी तीनों से लड़कर एक कर लेगा। अब मजा आएगा कर पढ़ने में। किसका? बिस्मार्क। बिस्मार्क का मानना था भैया लौह एवं रक्त की नीति अपनाओ, जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा खतरनाक राजनीतिक भी थे। राजनीतिक भी थे। क्या थे? राजनीतिक। अभी देखो कैसे कैसे हो, देखना। मतलब एक मतलब ऑस्ट्रेलिया को फुसला के एकरा हरा देगा, फिर एक ऑस्ट्रेलिया हरा देगा, ऑस्ट्रेलिया का अतिसाथ लेकर फिर फ्रांस को हरा देगा। देखना ना, बड़ी मजा आ जाएगा। अभी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। अब भैया आप पढ़ते हैं कि भैया बिस्मार्क ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी जर्मनी का एकीकरण कैसे किया? जर्मनी का एकीकरण कैसे किया? लेकिन यहाँ पर से एक और क्वेश्चन पूछेगा, जर्मनी की एकीकरण में क्या बाधाएं थी? सबसे पहले नंबर, ये 300 टुकड़ा में है, ये सबसे बड़ी बाधा है। प्लस में ये 300 टुकड़ा में सभी जगह राष्ट्रवाद की भावनाओं का क्या था? अभाव। बोलेगा कि जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी? सबसे बड़ी बाधाएं थी 300 टुकड़ा में टूटा रहना, भाग में 300 भाग में बटा हुआ रहना। दूसरा लिखना भैया राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। तीसरा सबसे हरामी कोई था? तो मेटरनिक का सब चीजें मूर्ख था। पर तीसरा क्या लिख देना? मेटरनिक। तुम सब लिख लेगा। अब एक क्वेश्चन लिख लेना, राजनीति जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं, तो तीनों को आंसर में। अब चलते हैं बिस्मार्क के एकीकरण करने में। समझ में आया कि नहीं? इनका कौन नीति अपनाए थे? लौह एवं रक्त की नीति। इन्होंने जर्मनी के एकीकरण करने में कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध। पहला युद्ध है भैया डेनमार्क का युद्ध। क्या था भैया? डेनमार्क का युद्ध, याद रखना, डेनमार्क का। हल्का सा थोड़ा सा कुछ मैं नाम रुक जाओ, नाम थोड़ा सा देख लेता हूँ, क्योंकि नाम बहुत जरूरी है। क्या नाम था? सेल्सविक, हस्टलांटिक, सेल्सविक। रुक जाओ, सेल्सविक एवं क्या है रे? हाँ, हॉलस्टीन। ये ध्यान से रखना। ये कौन है पता है? जर्मनी के ये इस तरफ 2 राज्य का नाम है। किसका नाम है? सेल्सविक, हॉलस्टीन। सेल्सविक और हॉलस्टीन। और इस पर कब्जा किसका था? तो भैया डेनमार्क का। पहले अभी यहां पर इसको मतलब मिटा ही रहने दो। ये दोनों पर किसका कब्जा था? डेनमार्क का। किसका कब्जा था? डेनमार्क का। और ये 3 राज्य जिस पर कब्जा था, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क। इसमें सबसे कमजोर कौन था? डेनमार्क। इसीलिए परसा को सबसे युद्ध करना आसान किधर लगा? डेनमार्क। इसीलिए सबसे पहला युद्ध कहां पर किया? डेनमार्क। नामा दुही गो ना है? हाँ ठीक है, दुही गो। डेनमार्क। समझा कि नहीं? कब हुआ था? तो भैया 1864 में। इसको कहीं और दूसरी जगह लिख देते हैं। अभी तुम सब नोट्स मत करना, यहीं पर लिख देते हैं अभी 1864 फिलहाल के लिए। डेनमार्क का युद्ध कब हुआ था? 1864 में। किसके किसके बीच हुआ? तो याद रखना, डेनमार्क वर्सेस कौन? परसा। कौन था? परसा का राजा कौन? अभी नोट्स मत करना भैया। परसा का राजा कौन? रुक जाओ, इंक डालने दो। विलियम प्रथम। यहाँ का प्रधानमंत्री कौन? बिस्मार्क। प्रधानमंत्री, राजा भले था विलियम प्रथम, प्रधानमंत्री। देखो कंफ्यूज जाना मत, याद रखना सब। डेनमार्क का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो डेनमार्क और परसा। किसका था? परसा। कौन युद्ध किया था भैया? बिस्मार्क। कौन नीति अपनाकर? लौह एवं रक्त की नीति अपनाकर। क्यों किया गया था? क्योंकि इसके जर्मनी के 2 भाग, जिसका नाम था सेल्सविक और
हॉलस्टीन, इस पर कब्जा कौन के लिए था? डेनमार्क। डेनमार्क पर भैया छोटा राज्य है, इस पर थोड़ा सा कमजोर उमजोर था इसलिए, लेकिन फिर भी पर्सा, पता है पर्सा इससे युद्ध करने के लिए पहले किससे हाथ मिलाया? ऑस्ट्रिया से, याद रखना किससे मिलाया? ऑस्ट्रिया से। अकेले अभी भी पर्सा डेनमार्क को नहीं हरा सकता था, इसीलिए ये किससे जाकर पहले समझौता किया? ऑस्ट्रिया से। और ऑस्ट्रिया पता की बोला, देख भाई तुम हमारा साथ दो, आज चलो उसको थूरेंगे, किसको? डेनमार्क को। और थूरेंगे, इसमें दो भागे नहीं, एगो सेल्सविक है, एगो हॉलस्टीन है, तो भैया सेल्सविक हम ले लेंगे, हॉलस्टीन तुम ले लेना। नजर कहीं और, निगाहें कहीं और, लेकिन इसका मकसद मैं था जानता, इसे युद्ध करके इसको दोनों को लेना, प्लस में ऑस्ट्रेलिया को कमजोर करना। अब भैया ऑस्ट्रेलिया के रोज से लड़ाई करेगा, ऑस्ट्रेलिया सेना ले जाके, तो अगर कुछ कुछ तो सेना मर भी करेगा, तो थोड़ा थोड़ा तो कमजोर होगा ना। आइए अपना सेना को सिखा दिया था बिस्मार्क, देखो भैया हमको मेहनत कम करना है, हम अपना सुरक्षा करेंगे, लड़ाई ज्यादा अति से नहीं करना है कि हम अपना सेना को मजबूती बना के रखना है। ऐसा नहीं पता चले कि ऑस्ट्रेलिया मरे ज्यादा हमारे सेना में, और ऑस्ट्रेलिया सेना को हमेशा आगे रखता था, भैया तुम आगे रहो, पहले तुम लड़ो। कौन? ये बिस्मार्क बोला था पहले तुम लड़ो, तुम जाओ आगे, सब मरा था, समझा? यही मकसद था इसका। तो डेनमार्क से युद्ध किया था, लेकिन उससे पहले क्या किया था? ऑस्ट्रेलिया से समझौता। समझौता करके बोला था भैया कि चलो डेनमार्क से युद्ध करेंगे, वो हमारा दो भाग पर कब्जा करेंगे, एगो सेल्सविक एगो हॉलस्टीन। तो सेल्सविक हम ले लेंगे, हॉलस्टीन तुम ले लेना। भैया गया लड़ने के लिए युद्ध, तो भैया डेनमार्क गया हार। डेनमार्क क्या गया? हार। जब हार गया डेनमार्क, तो भैया सेल्सविक पर किसका कब्जा? पर्सा का। और हॉलस्टीन पर किसका कब्जा? अब हॉलस्टीन कुछ इज्जत था एजाप्रिन, पर्सा के जस्ट बगल में, अगर चारों तरफ से मतलब पर्सा ही घिरा हुआ था, बीच में था पर्सा के, ये बीच में था हॉलस्टीन। क्या था? बीच में था हॉलस्टीन। तुम जाके मैप्स में है ना, मोबाइल पर मैप्स में सर्च करना हॉलस्टीन और पर्सा, तो कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर बता रहे हैं ना, इतना बड़ा है जर्मनी, और इधर है डेनमार्क। क्या है डेनमार्क? यहाँ पर छोटा सा है हॉलस्टीन, मतलब यहाँ पर हॉलस्टीन होगा, और यहाँ पर क्या था? सॉरी सेल्सविक है, यहाँ पर हॉलस्टीन है। इसके चारों तरफ क्या घेरने था? ऐसे बड़ा था पर्सा था, मतलब पर्सा के बीच में ही था हॉलस्टीन, खाली हल्का सा उधर बगल में था, ऐसे करके ये साइड में, मतलब तीन तरफ से तो घिर लेने, एक ही तरफ से उन्होंने डेनमार्क है। ये क्या करें? तो हॉलस्टीन किसको, अब जानबूझ के हॉलस्टीन को किसको दिया? अच्छा चाहता बिस्मार्क तो बोलता भैया हम ले लेंगे, हम ले लेंगे हॉलस्टीन, तुम ले लेना सेल्सविक। क्यों? देखो ये पर्सा है, पर्सा के जस्ट बगल में कौन था? हॉलस्टीन। क्या था? हॉलस्टीन। इस चाहता बगल में भैया इसको जोड़ कर लेते हैं, लेकिन ये किसको जोड़ किया? इससे जो बगल में था ना सेल्सविक, उसको जोड़ किया, इसको क्या किया? बोले इसको नहीं करेंगे, दिमाग लगाओ। क्यों? अब अगर तुम सब रहता तो भैया बोले जे भिरिया ओकरा दे दे हमरा, जैसे खेत उत होता जे भिरिया, जानबूझ के ये नहीं लिया, क्योंकि जानता है काहे कि ऑस्ट्रेलिया से भी इसको छीनने का था। पहले डेनमार्क से हॉलस्टीन को छीना, ऑस्ट्रेलिया को दिया, अब ऑस्ट्रेलिया से भी छीना, आसानी रहेगा लड़ने में, जब काहे कि भीड़ है, करीब है, इससे लड़ने में क्या रहेगा? आसानी। अरे यहाँ पर मेटरनिकवा थोड़ी ना खुले सेना भेजेगा, कुछ सेना नहीं भेजेगा, उस सेना को मार पीट के भगा देंगे भैया, कब्जा हो जाएगा हमारा। समझ में आया? तो ये हुआ था, समझा? तो क्या हुआ? पहला डेनमार्क का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो डेनमार्क और पर्सा के बीच, जिसमें किसका हार हुआ? डेनमार्क का। अब डेनमार्क का हार हुआ तो सेल्सविक किसके कब्जा में चल गया? पर्सा के। और हॉलस्टीन किसके चल गया? ऑस्ट्रेलिया। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? किसका साथ लिया? ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया की सेना जब लड़ा तो कुछ कुछ तो उसका कमजोर हुआ। तो अब दूसरा युद्ध हुआ भैया सेडोबा का युद्ध। सेडाबा का युद्ध। क्या? सेडाबा का युद्ध कब हुआ? 1866 में। 1864 में सेडान का, डेनमार्क का, और 1866 में। अब ये किसके किसके बीच हुआ? तो याद रखना, पर्सा वर्सेस ऑस्ट्रिया। इस समय देखो 1866 में मेटरनिक यहाँ का राजा नहीं था। क्यों? क्योंकि मेटरनिक का राज 1848 तक था। 1866 आया। क्या आया? 1866। अब यहां में किसका किसके बीच हुआ? पर्सा और ऑस्ट्रिया। समझ लो, पहले ऑस्ट्रेलिया से साथ लिया, फिर ऑस्ट्रेलिया को उड़ाकर फटक दिया। ऑस्ट्रेलिया को क्या आया? उठा के पटक दिया। अब इसमें कुछ कुछ हम जो राज है वो जोड़ लेते हैं। सेडोबा का युद्ध में कौन थे? ऑस्ट्रिया। अब देखो जब ऑस्ट्रिया को हराया ना, तो पहले हॉलस्टीन तो हो ही गए पर्सा के, ये हॉलस्टीन तो पर्सा का हो ही गया, प्लस में 22 राज्य पर और कब्जा कर लिया था। कौन? मेटरनिक। लगभग कितना राज्य पर? 22 राज्य पर, एक दो राज्य नहीं, 22 राज्य पर। अब कत्ते नाम याद रखें? नाम याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है, खाली हॉलस्टीन याद रखो। कौन? हॉलस्टीन। इसका मकसद था हॉलस्टीन पर, लेकिन जब लड़ाई किया तो बोला भैया हॉलस्टीन का पूरा 22 राज्य जो टोटल पर क्या करो? कब्जा करो। किसका मकसद था? पर्सा का। तो भैया लेकिन अकेले तो बात के था, इसीलिए किसे हाथ जाके मिलाया? पता? अबरी फ्रांस से। अबरी किसे मिला लिया? फ्रांस से। फ्रांस से समझौता कर लिया। अब बोला भैया हम ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करते हैं,
कहा कि सब फ्रांस से अजियाल था, सॉरी ऑस्ट्रिया से सब अजियाल था, फ्रांस भी, इसीलिए जाके परसा किसे मिला, फ्रांस से। अब फ्रांस साथ दे दिया, ऑस्ट्रेलिया को हराया। अब बताओ इधरों से थूरा, इधरों से थूरा, अब इधरों से थूरा ऑस्ट्रेलिया को, तो बचा इतने, तो इतनी नहीं बचा, लेकिन पहले बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया था। तो लगभग 22 राज्य पर किसका कब्जा था, ऑस्ट्रेलिया का। परसा ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया को हराया। कौन युद्ध, सेडोबा का युद्ध में। कौन सा युद्ध में, सेडोबा का। किसके किसके बीच हुआ था, परसा और ऑस्ट्रिया में। परसा का साथ कौन दिया, फ्रांस। हो गया। अब हुआ क्या कब्जा, अब बचा हुआ फ्रांस पर। आखिरी जो युद्ध होगा, सेडान का युद्ध। क्या होगा, सेडान का युद्ध। कब हुआ था, 1870 में। कब हुआ था, 1870 में। किसके किसके बीच हुआ, तो भैया परसा वर्सेस फ्रांस। देखो राजनीति, परसा वर्सेस किसका हुआ, फ्रांस। अरे भैया परसा, जब अब परसा मजबूत हो गया, इधर से भी, इधर से इधर 22 राज्य होता, सब कब्जा, बचा छोटा सा राज्य क्या था, फ्रांस। अभी छोटा सा एरिया बचा था हुआ, जिस पर कौन कब्जा कर रहा था, फ्रांस। अब जब मजबूत होगा, किसी को पूछेगा रे, तो परसा भी किस पर हमला किया, फ्रांस पर। अब फ्रांस को भी पराजित कर क्या किया अपना अंदर में, समझा। तो इसे जब सेडान का युद्ध हुआ, तो इसीलिए एगो अति हुआ सम्मेलन, जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट। क्या है, फ्रैंकफर्ट सम्मेलन, फ्रैंकफर्ट सम्मेलन। ये हुआ था भैया 10 मई, शायद 10 मई या कुछ होगा इसी, 10 मई या जून जुलाई, जून तुम सब याद रख लेना। 10 मई 1871 में हुआ। कब हुआ, 1871 में। 1871 में क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ। देखो बिस्मार्क का दिमाग। पहले पीटा डेनमार्क को किसके मदद से, ऑस्ट्रेलिया को मदद से। अब ऑस्ट्रेलिया को पीटा किसके मदद से, फ्रांस के मदद। अब फ्रांस जब मजबूत हो गया था, कल्ले थूर दिया इसको। अब क्या दिक्कत है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से पूछेगा भैया, सेडान का युद्ध कब हुआ था, 1870 में। सेडाबा का युद्ध कब हुआ था, 1866 में। डेनमार्क का युद्ध कब हुआ था, 1864 में। यहां से पूछेगा सेडाबा का युद्ध क्या है, पूछेगा सेडाबा का युद्ध क्या है। तो जर्मनी के एकीकरण करने के लिए सन 1866 में परसा और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेडाबा का युद्ध कहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई। कौन कौन लिख देगा, इतना मस्त से लिख देगा। सेडान का युद्ध क्या है सर जी, तो 1870 में परसा और फ्रांस के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेडान का युद्ध। इस युद्ध का उद्देश्य था जर्मनी का एकीकरण करना, जिसमें फ्रांस का पराजय और परसा का क्या हुआ। उसके बाद एक संधि भी रखा गया, जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट सम्मेलन। जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट सम्मेलन, मतलब बैठक रखा है, जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट सम्मेलन। कब हुआ था, 1871 में। इसी सम्मेलन के दौरान में जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जर्मनी का एकीकरण किस सम्मेलन के दौरान हुआ, तो याद रखना फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट कब हुआ था, 1871 में। कब हुआ था, 1871 में। यहाँ से तो तुम सबका ऑब्जेक्टिव क्लियर बाय क्लियर। थोड़ा सा अच्छा से इसको लिख देते हैं कि ठीक है, अरे रुको, अच्छा से लिख देते हैं फिर से एक बार, क्या कि जर्मनी का एकीकरण है। फिर से एक बार रुक जाओ। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य नायक में क्या है, कौन है, बिस्मार्क। वही सबके लिए काफी है। कहां से प्रारंभ हुआ था, तो परसा से। कहां से, परसा से। राजा कौन है, तो विलियम प्रथम। पीएम कौन है यहाँ का, बिस्मार्क। इसका कौन नीति अपनाया था, लौह एवं रक्त की नीति अपनाया, रक्त की नीति। जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लेकर कितना युद्ध किया था, 3। पहला युद्ध डेनमार्क का युद्ध। क्या, डेनमार्क का युद्ध कब हुआ था, तो 1864 में। किसके किसके बीच, अच्छा मदद कौन किया था इसमें, ऑस्ट्रिया। किसके किसके बीच हुआ था, तो परसा डेनमार्क, ठीक है। दूसरा युद्ध कब हुआ था, सेडाबा का युद्ध। याद रखना, सेडान नहीं, सेडाबा का युद्ध कब हुआ था भैया, 1866। किसके किसके बीच हुआ था, तब परसा ऑस्ट्रिया के बीच। पराजय किसका हुआ, जिगरा पर टिक मारे वो पराजय, समझा। तीसरा सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो 1870 में।
किसके किसके बीच? तो पर्सा वर्सेस फ्रांस का। अरे फ्रांस वालों, तुम सबको फुसला 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 सब एकरो पीटा ओकरो एकरा मदद से एकरा पीटा, फिर एकरो पीटा एकरा मदद से, एकरा सॉरी एकरा मदद से, अब ये कल्ले एकरा पीट दिया, बताओ तो। अब उसके बाद चौथा नंबर में क्या हुआ? फ्रैंकफर्ट का संधि। फ्रैंकफर्ट का सम्मेलन। सम्मेलन कब हुआ था? शायद 10 मई होगा या 10 जनवरी, कुछ ऐसी है। 10 मई 1871, ये फिक्स है 1871 में, जिसमें क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण। इसमें क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण। कितना लोग को क्लियर? पूछेगा बिस्मार्क कौन है, लौह एवं रक्त की नीति किसने? देखो यहाँ पर दो गो कंफ्यूजन होगा, देखो 2-3 गो ज्यादा फंसेगा। सेडाबा और सेडान, खाली नो अबो का अंतर है, तो इस दो में फंसेगा। दूसरा लौह एवं रक्त की नीति, एगो कुछ देर पहले पढ़ा था जिसमें बोले थे गैरीबोल्डी, वो कौन? लाल कुर्ती सेना का गठन। वो लाल कुर्ती सेना का गठन किया था, लेकिन ये लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। दोनों में हल्का सा आसमान जमीन का फर्क है। यहाँ पर पिछली क्लास में 10 माला खूब हमसे पिटाया था, खूब जरी मन ने खूब पिटाया था। अरे ध्यान नहीं देगा तो भैया हर बार भूलेगा। अब पूछते थे भैया लौह एवं रक्त की नीति के, तो कोई बोलता था गैरीबोल्डी, कोई बोलता था बिस्मार्क, सब कंफ्यूज देता। अब एक गलती बोला, हम बोले अच्छा ठीक है तुम सही है, वो गलत बोला तो ये सही बोल दिया, जो सही बोले बोले ऐसे होता है। अब सब उसके पाछे जो पूछे सब फंसा हुआ देने जा रहा है सब, इसलिए तुम सबको ये चीज दिमाग में नहीं लाना है। समझ में बातें आई या नहीं? अब यहाँ पर देखो, अब चलते हैं इटली के तीसरा चरण में। जन्म सिर्फ बचा हुआ कौन? विक्टर एमेनुअल। ध्यान से देखना, सेडाबा का युद्ध में किसके किसके हुआ था? पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच में। अब इटली के एकीकरण में बचल कौन था? इधर बनेसिया, जिस पर किसका कब्जा था? ऑस्ट्रिया का। अब ऑस्ट्रेलिया जब पर्सा से युद्ध किया तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा क्या हो गया? कमजोर। और जब कमजोर हो गया तो विक्टर एमेनुअल क्या किया? ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर बनेसिया को अपने अंदर शामिल कर लिया। अब बचा कौन है बीच में? पोप। अब कौन बचा है? पोप और रोम जी था। पोप और रोम पर किसका सेना था? फ्रांस का। जब सेडान का युद्ध हुआ तो इसमें फ्रांस भी क्या हो गया? कमजोर। विक्टर एमेनुअल इसका मौका का फायदा उठाया और फ्रांस से युद्ध करके सभी को यहाँ से सेना को आराम से यहाँ पर बैठा दिया। अब भैया पोप और रोम भी क्या हो गया? एक शामिल हो गया इसमें। आज जैसी रोम हुआ इटली में, रोम को राजधानी घोषित कर दिया। इटली का राजधानी क्या है? रोम। भैया राजधानी ऐसा जानता है, तुम सब एक दिन सोचता होगा कि राजधानी घोषित क्यों? तो भैया जहां पर राजधानी घोषित कर देता है ना, वहां पर कोई खास चीज होता है, वहां पर सबसे बेसी मजबूत सिक्योरिटी, मतलब बहुत अच्छा प्लेस रहेगा। तो जैसे बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना। तो बिहार का सबसे बड़ा शहर पटने को माना जाता है ना, इसीलिए इटली का सबसे बड़ा शहर अब किसको माना जाता है? रोम, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा सुविधा था, इसीलिए उसको क्या कर दिया? राजधानी घोषित। तो क्या तीसरा चरण लिख देगा? तीसरे चरण में लिखना। तीसरे चरण में इटली के तीसरे चरण में विक्टर एमेनुअल ने इटली का एकीकरण किया, जिसमें सेडाबा और सेडान के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस क्या हुआ? पर्सा से पराजित होकर थोड़ा कमजोर हो गया था, जिसका मौका का फायदा उठाकर विक्टर एमेनुअल ने इस सबको पराजित कर बनेसिया और पोप को अपने अंदर में शामिल कर लिया। बस इतना लिख देना तुम सबको। कोई कितना लोग लिख लेगा? तीसरा चरण कौन कौन लिख लेगा भैया? लिख लेगा ना? क्या लिखेगा? तो भैया विक्टर एमेनुअल ने तीसरा चरण को पूर्ण किया, जिसमें सेडाबा और सेडान के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस क्या हुआ था? कमजोर। जिसका मौका का फायदा उठाकर विक्टर एमेनुअल ने ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को पराजित कर बनेसिया और पोप को अपने अंदर शामिल कर लिया। खत्म। तो भैया इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण खत्म हो गया। लेकिन यहां से भी क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा। क्या पूछेगा जानता है? नहीं, एक थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, जिसमें है यूनान का स्वतंत्रता। एक और, जैसे फ्रांस में क्रांति पढ़े थे ना, उसके बाद यूनान की क्रांति। देखो टाइम कितना हुआ, निपटा दें आज? अरे अभी ढेर टाइम नहीं हुआ है। क्या निपटा दें उसको भी? नहीं, रहने दो, वो टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, वो 5 नंबर का पूछा जाता है। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पता कैसे पूछा जाएगा? जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का 2 नंबर में कैसे पूछा? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। क्या तुम सब अच्छा से पढ़ लिया ना? कैसनो क्वेश्चन पूछा जाए, जो क्वेश्चन पूछा हुआ ना बिहार बोर्ड में वो बता रहे हैं, लेकिन तुम सब अच्छा से पढ़ लिया, कैसनो क्वेश्चन पूछे जाएगा एकदम पूरा दिमाग में अच्छा से याद रखो कि कैसे कैसे युद्ध हुआ। और तुम सबको याद रखना, कहानी की तरह लिख लेना है। अगर नहीं तुम सबसे अगर कुछ हो रहा है तो भैया क्या करो? NCERT
NCERT का क्या ले लो, बुक, जिसका नाम है हमारी दुनिया, मेरे पास रखा हुआ देखो ऐसा। कुछ नहीं करना है इसको, तुम सबको पढ़ते रहना, नोट्स नहीं बना रहे हो। जैसे नोट्स में हम जैसे कहानी बनाए, तुमको जैसे लिखना इटली का एक सॉरी जर्मनी का एकीकरण, तो ई बुक को अगर नहीं पढ़ना, तुम अपना कॉपी में नोट्स बनाना चाहते हो तो अच्छा से बनाना। जर्मनी का एकीकरण कहां से शुरू हुआ, परसा से शुरू हुआ, जहां का राजा विक्टर एमेनुअल था और इसका प्रधानमंत्री कौन था, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क ने निभाई, जिसका मानना था कि बिना युद्ध के जर्मनी के एकीकरण संभव नहीं है। इसीलिए इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। और जर्मनी के एकीकरण करने में इन्होंने 3 युद्ध किए। प्रथम युद्ध डेनमार्क के साथ हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का साथ लेकर प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, डेनमार्क के साथ हुआ 1864 में, जिसमें परसा ने ऑस्ट्रेलिया का साथ लेकर डेनमार्क को पराजित किया और किसका किसका अपने अंदर किया, सेल्सविक क्या था, सेल्सविक और होल्स्टीन क्या था, और होल्स्टीन को अपने अंदर क्या किया, शामिल कर लिया। उसके बाद दूसरी युद्ध सेडोवा का युद्ध हुआ 1866 में, जिसमें फ्रांस का मदद लेकर ऑस्ट्रेलिया को परसा ने पराजित किया और जर्मनी के 22 राज्यों को अपने अंतर्गत शामिल कर लिया, 22 राज्यों को अपने अंतर्गत शामिल कर लिया। फिर तीसरा युद्ध सेडान का युद्ध हुआ था 1870 में, जिसमें फ्रांस को परसा पराजित कर उसके बाद अपनी फ्रांस के द्वारा कब्जा किए गए सभी राज्य को अपने अंदर शामिल कर लिया। तथा 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट का सम्मेलन हुआ, जिसमें जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। क्या तुम सब ऐसे करके कहानी लिख लेगा डायरेक्ट जर्मनी के एकीकरण में, भैया यही है जर्मनी का एकीकरण का वर्णन। अब अगला हेडिंग डालना, जर्मनी के एकीकरण का वर्णन। कितना नंबर में पूछा जाएगा जानता, 5-5। कितना नंबर में, 5-5। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछेगा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, बिस्मार्क की भूमिका, ये भी पूछेगा कितना नंबर में, 5 नंबर में। कितना नंबर में, 5 में। तो क्या तुम सब जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका को लिख देगा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये परसा का क्या थे, राजा थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण के लिए जिनका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण तभी संभव होगा जब युद्ध होगा। इसीलिए इन्होंने कौन सी नीति अपनाई, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। इन्होंने जर्मनी के एकीकरण करने में कितने युद्ध, 3 युद्ध। उसके बाद बाकी बात सेम टू सेम लिख देना। ऐसी परसा का युद्ध, फलनामा डेनमार्क का युद्ध, परसा और डेनमार्क में के बीच वो युद्ध हुआ था, जिसमें परसा का साथ कौन दिया था, ऑस्ट्रिया, जिसके तहत कौन अभी क्या लिखे थे, सेल्सियविक और होल्स्टीन का अपने अंदर शामिल किया परसा ने। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सेडोवा का युद्ध, सेडान का युद्ध, तीनों लिख देगा। लास्ट में क्या लिख देगा, फ्रैंकफर्ट का। कितना लोग को लग रहा है सर जी, मतलब ये हम अपने मन से 5 नंबर वाला है जो बना लेंगे, कितना लोग को लग रहा है, कितना लोग बना लेगा? अगर नहीं बनाएगा तो बिलीव रखो कि तुम धरती पर के सबसे बड़का बोझ हो, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण थोड़ा सा देखो, हम मानते हैं कि देखो सोशल साइंस मेरा सबसे कमजोर सब्जेक्ट है, ये मैं भी मानता हूं। सोशल साइंस मुझे उतना पढ़ने या पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता, साइंस जितना अच्छा लगता है ना। तुम सबको राइटिंग से भी देखकर पता चल रहा होगा, शाम के क्लास में देखा होगा प्रकाश कैप बर्तन, ओ हो मक्खी चूस नियर लिख रहे थे, और अभी देखो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूं। अब मानते हैं कि सोशल साइंस में थोड़ा सा नाम का कंफ्यूजन होगा, नाम का, बस उस पर बस 5% तुम हल्का सा फोकस करेगा न, जैसे कि अभी तुम सबको लगभग 80-90% फोकस वहीं पर होगा, लेकिन बस 10% और घर में फोकस करेगा न, हिस्ट्री तुम सबको भी इजी लगने लगा। बस इसमें याद करना क्या रहता जानता, सिर्फ नाम। अच्छा मान लो तुम्हारे साथ आज दिन भर के घटना बोलेंगे, तो दिन भर के घटना खाली कुछ कुछ याद रखो। भैया आज हम सुबह उठे, कुल्ला किए तो मेरा दांत ब्रश में गड़ गया तो खून फेंक दिया, यही चीज है। तो देखो यहाँ पर दांत और ब्रश का नाम आता था, तो इसीलिए बोला कि दोनों रगड़ाया तो खून फेंक दिया। सेम उसी तरह याद रखना, हमको सिर्फ हिस्ट्री में याद रखना, सिर्फ नाम याद रखो, काम अपने आप याद रखे। अब तुमको पूछेंगे सेडान का युद्ध, फटाक दोनों दिमाग में आ जाएगा सेडान का युद्ध। जैसी सेडान बोलेंगे तुमको समझ में आएगा कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, युद्ध हुआ है। अब कब युद्ध हुआ यही पता नहीं, किसके किसके बीच हुआ यही पता नहीं होगा। इसीलिए सेडान का युद्ध
कब हुआ था? 1870 में। किसके किसके बीच हुआ सर जी? तो पर्सा और फ्रांस के बीच। तो थोड़ा सा तुम सब लॉजिक लगाएगा सिर्फ नाम से, और कंफ्यूजन इसमें बहुत तुमको होगा। जर्मन इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, लेकिन याद रखना इटली के एकीकरण में 3 मसीहा थे, मेजनी, काबूर, गैरीबोल्डी, और इसमें सिर्फ एक है जिसका नाम है बिस्मार्क। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? 1815 में। तो भूल ही गया, नहीं लिखा है, मारेंगे ना। अरे रे, बिस्मार्क का 1800, गैरीबोल्डी के ने था रे, बिस्मार्क का जन्म नहीं लिखा है हम। रुक जाओ, कहाँ गया? अरे 1815 में इसका जन्म हुआ रे। हाँ सही है। हाँ, बिस्मार्क का जन्म 1815, गैरीबोल्डियो को हुआ था 1815 में। हमें की करें तो? अब क्या करें, दोनों जन्म किया एक ही दिन नहीं जन्मा, एक ही ईयर में जन्म। 1815 में इसका भी जन्म हुआ था, समझा? समझा या नहीं? बिस्मार्क का जन्म कहाँ हुआ था? 1815 में। कितना लोग को यह चीज क्लियर हो गया? अब देखो, अब एगो और टॉपिक बचल है, यूनान की स्वतंत्रता। किसका? यूनान की स्वतंत्रता। इसके बाद ये चैप्टर क्या आ जाएगा? समाप्त। क्या आ जाएगा? समाप्त। डेस्टर मेरा कहाँ है? इसको मैं मिटा दूं, तुम चाहते हो तो नोट्स कल तक थे, लेकिन हटा देते हैं। अब तुम सबको पढ़ना है यूनान की स्वतंत्रता, जो कि आज की क्लास में हम नहीं, मतलब वो 10 मिनट का टॉपिक है, उसको भी निपटाने में फायदा था, लेकिन देखो थोड़ा सा हम हिंट दे दें, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। यूनान जानता है यूरोप के सबसे पढ़ा लिखा देश था, सबसे पढ़ा लिखा, मतलब पूरा यूरोप जो है ना, 44 देश में से सबसे पढ़ा लिखा उस समय कौन देश था? यूनान। जहां पर बहुत सारे वैज्ञानिक भी उत्पन्न होते थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, बहुत धार्मिक भी लोग थे, जिनका मानना था भैया हमर पर कब्जा क्या करेगा। लेकिन नजर किसका पड़ गया? यूरोप के मरीज किसे कहा जाता? परसा के पड़ेगा रहा। तुम सब बात खाली करके आना, यूरोप सर्च करके आना कि भैया यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, बता दें। तुर्की। तुर्की जो है ना, यूनान का मानना था कि भाई यूनान एगो देश है, यूनान 100 बोलता है, यूरोप में एगो देश आता है यूनान, वहां पर बहुत पढ़े लिखे लोग था, वहां का मानना था कि भैया हमरा पर क्या कब्जा करेगा। लेकिन बगल में बैठा था तुर्की। तुर्की बोला रुको अभी हम बताते हैं। तुर्की भेजे अपना सेना, जिसका नाम रख दिया, कुछ जानता? बोलो बोलो सर जी, हम पढ़ भी नहीं किए। कोई बात नहीं, ओटोमन, समझा? ओटोमन साम्राज्य, समझा? ओटोमन साम्राज्य एगो सेना था जिसका नाम था ओटोमन साम्राज्य। उसको भेजे किस पर? यूनान पर हमला करने के लिए। यूनान पर हमला किया, यूनान को कब्जा में कर लिया। फिर यूनान वाला सोच रहा कैसे आजाद होगा, लेकिन ये भी देखा भैया फ्रांस में राष्ट्रवाद हो रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद हो रहा है। अगर राष्ट्रवाद हो रहा है तो हम कहा पीछे नहीं भैया, ये तो और पढ़ा लिखल था, ये तो और पढ़ा लिखल था, यहाँ और पहले होना चाहिए। लेकिन ये भी किससे प्रभावित हुआ? फ्रांस से। फ्रांस में जब 1789 की क्रांति हुआ था तो उससे प्रभावित होकर ये भी सोचा कि भैया हम भी कुछ करते हैं। और उसके बाद तुर्की जो हुआ था हल्का सा कमजोर हो गया था। तुर्की भी कनों से लड़ाई उड़ाई किया होगा, तो नहीं वर्णन किया गया, मतलब बोल रहे हैं कि भैया कनों से लड़ाई हो गया था, इसलिए क्या हो गया था? कमजोर। इसीलिए इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। तो तुर्की का सेना कमजोर हुआ, पता चल गया कि इसको यूनान वाला को सबको। अब यूनान वाला बोला भैया इसे कैसे, रुको अभी हम बताते हैं। और वो भी अपना एगो सेना बैठाया, सेना बैठा के इसको क्या किया, खाली अब कल की क्लास में पढ़ेंगे, रहने देते हैं आज भर, कोई फायदा ऐसे नहीं है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल की क्लास में ये भी कर लेंगे, और प्लस में इससे कैसे कैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो भी हम क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे कल की क्लास में। कल इसका लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद फिर अगला, जैसे अभी मैथ छोड़ दिए थे, सोशल साइंस पढ़ा दिए थे, लेकिन अब फिर सुबह क्या होगा? मैथ होगा, सोशल साइंस अभी नहीं होगा। सोशल साइंस की क्लास ये जो तुम सबको हिस्ट्री बोले यूरोप में राष्ट्रवाद, इसी को पढ़ते रहना बार बार, आप पूरा रिवीजन करते रहना, और इससे हम टेस्ट लेंगे। चैप्टर खत्म टेस्ट, चैप्टर खत्म टेस्ट, और मैथ में भी तुम सबका टेस्ट होगा, लेकिन अभी रुको जरा, ठीक है? और साइंस में भी टेस्ट होगा, साइंस में एक एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, टेस्ट होते जाएगा। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद खत्म हुआ, इससे अब तुम सबका टेस्ट होगा, ठीक? तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को पूरी क्लास देखने के लिए।